जो सभी कैसे हो बेटा। तो हम लोग पिछले क्लास में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे। सभी को गुड आफ्टरनून। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, है ना। कितने भागों में उनको विभाजित कर सकते हैं। हर प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है उनकी विशेषताएं क्या है। जैसे हमने देखा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, इन सब के बारे में हमने, इनकी विशेषताओं के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़े। तो बेटा हमें पता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे उपयोगी भी होते हैं, यानी कि लाभदायक सूक्ष्म जीव भी होते हैं। और साथ साथ में कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत ज्यादा हानिकारक भी होते हैं। ठीक है। तो हम आज देखने वाले हैं कुछ उपयोगी सूक्ष्म जीव और उनके प्रभाव के बारे में। तैयार हैं सभी? चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज हम कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो, कई सूक्ष्म जीव बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो वे कौन कौन से हैं, वे हमारे किस किस कार्य में आते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों, प्रतिजैविक दवाइयां आप सबने सुने होंगे, प्रतिजैविक दवाइयों के बारे में, जिन्हें हम एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं, है ना। जो कि हमें, जब हमें कोई बीमारी होती है, जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह आते हैं, तो ये जो भी दवाइयाँ होती हैं, ये बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जैसे कि राइजोबियम जीवाणु होती है, तो ये किस में सहायता करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। अब जीवाणु एवं शैवाल जो होते हैं, ये नाइट्रोजन का संवर्धन या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं हम उसको, उसको करने में सहायता करते हैं। और ये क्या करते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। ओके। चलिए, अब भोजन के रूप में भी हम कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि यीस्ट वगैरह जो होती है, उसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। इनका प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में कर सकते हैं। एगैरिकस तथा मार्केला, जिसे हम गुच्छी कहते हैं, ऐसे कवकों को हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। ओके। चलिए, अब उद्योग धंधों में इनका प्रयोग कैसे होता है सूक्ष्म जीवों का। देखो बच्चों, सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार करने में किया जाता है। जैसे कि यीस्ट है, इसका उपयोग डबल रोटी बनाने में। जीवाणु का उपयोग जो है दुग्ध उद्योग में, आपको पता है ना कि दूध से दही बनाना, इन सभी उद्योगों में सब जो है कई जीवाणुओं का, लैक्टोबैसिलस वगैरह जीवाणुओं का उपयोग होता है। सिरका उद्योग में, तंबाकू उद्योग में, चाय उद्योग में, चमड़े के उद्योग में, इन सभी उद्योगों में जो है सूक्ष्म जीवों का बहुत बहुत योगदान रहता है। अब आगे चलते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी में, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं। तो इसमें भी यीस्ट जैसे, एशरेशिया कोलाई जैसे ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो बहुत बहुत उपयोगी होते हैं। किसके लिए? इन सभी कार्यों को करने के लिए। तो ये सभी अभी जो मैंने आपको बताई, ये सभी सूक्ष्म जीव जो है, ये हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक है। सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती है जो हमें बीमारियों के समय पर हमारे शरीर में पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम बैक्टीरिया या राइजोबियम जीवाणु जैसे जो जीवाणु होते हैं या शैवाल होते हैं, वे क्या करते हैं, नाइट्रोजन का संवर्धन करते हैं और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। भोजन के रूप में कुछ सूक्ष्म जीवों को हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि यीस्ट का और एगैरिकस, मार्केला, स्पाइरुलिना, ये सभी जो प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, इनका भोज्य पदार्थ के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। उद्योग दंतों में जैसे बताया मैंने आपको कि सूक्ष्म जीवों, जो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, इनसे अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जैसे कि डबल रोटी बनाना, दुग्ध उद्योग में, सिरका उद्योग में, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग, चमड़े के उद्योग आदि में। और फिर आनुवंशिक अभियांत्रिकी में भी कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका योगदान बहुत ज्यादा रहता है। अब बच्चों, हम बात करते हैं
किसकी बात करेंगे हम लोग? अब हानिकारक सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपने जो नोट्स भेजे हैं ना बच्चे, कि यूपीएस अम्मिनी से भेजा हुआ है, बच्चों के नोट्स भेजे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। यूपीएस डोमेला से नीतू पटेल जी ने भेजा है, बच्चों ने जो है चित्र बना के भेजा हुआ है। बहुत बढ़िया बेटा, आपका नाम क्या है बताइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी आपके नाम। इन दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छी तरीके से यूपीएस डोमेला से दो बच्चियों ने जो है सूक्ष्म जीवों के चित्र बना के भेजे हुए हैं। बहुत बढ़िया बेटा। अब हम बात करते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हानिकारक तो होते हैं, सॉरी, वो उपयोगी तो होते हैं, साथ साथ में हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो समरिन, समरिन कौन है बेटा? पीली कोटी आदमपुर से। बहुत बढ़िया बच्चे, आपने जो चित्र भेजा है, हार्ट का चित्र भेजा है। चलिए, आपके स्कूल में वहां तक चैप्टर्स जो है पहुंच गए हैं, है ना? पढ़ा, वहां तक पढ़ाया है आपको, बहुत बढ़िया। यूपीएस जर्मेला से मनीषा, है ना? मनीषा बेटा बहुत बढ़िया। रागिनी बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव। ये क्या क्या करते हैं, जरा देखते हैं। तो बच्चों, हानिकारक सूक्ष्म जीवों की जब हम बात करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन दूषित होने से भोजन क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है। और हमें हैजा, पेचिस आदि बीमारियां हो सकती हैं। मनुष्य में मलेरिया नामक बुखार कौन फैलाता है बच्चों? मादा मच्छर। कौन सा मच्छर काटने से होता है? बिल्कुल, मादा एनोफिलस मच्छर के काटने से होता है। और देखो बच्चों, प्लाज्मोडियम नामक जो एक प्रोटोजुआ होता है, यही कारक होता है किसका? किसका कारण होता है? मलेरिया फैलाने का, ठीक है। लेकिन फैलाता कौन है यहाँ पर? मच्छर फैलाते हैं, है ना? मच्छर के शरीर में ये प्रोटोजुआ प्रवेश करते हैं और ये हमारे शरीर में, मच्छर जब काटते हैं तो हमारे अंदर भी ये आ जाते हैं और हमें मलेरिया रोग फैलाते हैं। अब बच्चों, गाय में, जिनके घरों में गाय भैंस वगैरह होंगी, उनको पता होगा, कई लोगों को ये मालूम होगा कि गायों में एक प्रकार की जो कैटल्स होते हैं उनमें एक प्रकार के रोग होते हैं जिसे हम खुर और मुंह का रोग कहते हैं। वो कैसे होता है बच्चों? वायरस के द्वारा होता है, यानी विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। अब एंथ्रैक्स नामक एक रोग होता है जो जानवरों में और मनुष्यों में, ठीक है, क्या फैलाता है? रोग फैलाता है। और ये रोग जो है तो बहुत ही घातक होती है। और ये रोग कौन फैलाता है बच्चों? बेसिलस एंथेसिस नामक एक जीवाणु जो है वो फैलाते हैं। अब देखो, चिकनगुनिया की हम बात करें, चिकनगुनिया तो आपने सुना होगा, है ना? ये भी मच्छर ही फैलाते हैं। लेकिन ये कौन से सूक्ष्म जीव को कैरी करते हैं बच्चों? किसको लेकर जाते हैं हमारे मनुष्य के शरीर में? विषाणु। विषाणु को कौन कैरी करता है? बिल्कुल सही, मच्छर। कौन सा मच्छर? एडिस एजिप्टी जो मच्छर होती है, वो क्या करती है? ऐसे विषाणुओं को जो चिकनगुनिया फैलाती है, ये कैरी करती है और हमारे शरीर में ये फैला देती है। और देखो बेचा, डेंगू तो आप सबको पता है ना, डेंगू बुखार जिसे हम कहते हैं, डेंगी फीवर जिसे कहते हैं, तो ये भी विषाणु द्वारा ही होते हैं। और इनको कौन ले जाता है? इनके वाहक कौन होते हैं? एडीस एजिप्टी ही होते हैं, जिन्हें हम टाइगर मच्छर कहते हैं। तो इनके काटने से क्या होता है? ये डेंगू के जो विषाणु होते हैं वो शरीर में, हमारे शरीर में फैलता है और हमें डेंगू बुखार होता है। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा, है ना? जी बिल्कुल सही। ओके। तो ये है कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव। तो इनसे हमें बहुत प्रकार की बीमारियां मनुष्यों में तथा जीव जंतुओं में भी होता है। अब बच्चों, कई बार क्या होता है, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये पौधों में, पादपों में भी कई प्रकार के रोग फैलाते हैं, है ना? पादपों, न मनुष्य जंतुओं में ही नहीं बल्कि पादपों में भी बहुत प्रकार के क्या फैलाते हैं? रोग फैलाते हैं। अब पादपों में ये क्या क्या रोग फैलाते हैं, कौन कौन से रोग फैलाते हैं, आप बता सकते हैं? देखो बच्चों, गेहूं में देखो, गेहूं की गेरुई, गेहूं का कंडवा रोग, ये सभी कौन फैलाते हैं? ये कवक द्वारा होता है, कवक द्वारा फैलते हैं। नींबू का कैंकर डिजीज, ठीक है, नींबू का कैंकर जो होता है वो किससे होता है? जीवाणु द्वारा फैलते हैं,
ठीक है, इसी प्रकार जो है ना बच्चे, भिंडी का पीत होता है, वो किससे फैलता है? वायरस द्वारा फैलता है। और देखो बच्चों, और जैसे कि आलू में विलेन, तंबाकू का मोज़ेक रोग, तंबाकू का मोज़ेक रोग जो होता है विषाणु द्वारा होता है, आलू का विलेन रोग जो होता है जीवाणु द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, कई प्रकार के रोग जो होते हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं पादपों में, और मनुष्यों में, जंतुओं में, सब में फैलाते हैं। ठीक है। अब बच्चों, हम रोगों से बचाव के कुछ तरीके हैं। हम रोगों से, जी हाँ, सिट्रस कैंकर, बिल्कुल सही, यूपीएस सैरा से कहा है सिट्रस कैंकर, जी हाँ। तो सीमा रावत जी ने बहुत बढ़िया एक चित्र भेजा है बच्चों का, बच्चे बहुत ही आराम से ध्यान से क्लास को देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है देखकर। रागिनी जी यूपीएस चित्र सेनपुर से, ओके। चलिए, अब हम देखते हैं रोगों से बचाव। हम रोगों से कैसे बच सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव वगैरह से हमें जो रोग होते हैं ना बच्चे, इनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो उनके बचाव के तरीके क्या क्या हैं? तो बच्चों, आपको पता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियां कैसे होती हैं बच्चों? मच्छरों के काटने से होती है ना। ये मच्छर क्या करते हैं? मच्छर जो है उनके अंदर विषाणुओं को या जीवाणुओं को लेकर क्या करते हैं, वे वाहक होते हैं इन सब रोगों के। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों से बचने के लिए मच्छर रोधी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। एवं हमें क्या करना चाहिए? गड्ढे, खेतों में नीम की कलीन खलीन सबका प्रयोग हम करके इनसे बच सकते हैं। और देखो बच्चों, शरीर को अधिक ढक कर रखना चाहिए हमें, है ना। जैसे कई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी जगहों पर निकलते हैं जहां पर मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक हमारे शरीर को हमें क्या करना चाहिए? कपड़ों से ढक लेना चाहिए। और घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे। आपके आसपास कहीं गंदा पानी इकट्ठा है तो फिर आप क्या करेंगे? आप सभी मिलकर उसको साफ करेंगे, वहां पर मिट्टी विट्टी डालकर उसके उस पानी को हटाएंगे, ठीक है, उसको डंप कर देंगे, ठीक है। तो उसको, इससे क्या होगा? वहां पर मच्छर नहीं पनपेंगे और बीमारियां नहीं होंगी। और बच्चे देखो, हैजा, पेचिस आदि बीमारियां वगैरह जो होती है अशुद्ध जल या अशुद्ध भोजन करने से होता है ना, संक्रमित भोजन करने से होता है। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? इनसे बचने के लिए हमें शुद्ध पानी और भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अनीता देवी जी यूपीएस सतारी विद्यालय से, कॉम्पोजिट विद्यालय यूपीएस सिहोरा से, राजपुर राजपुर कानपुर देहात से भी हमसे जुड़े हुए हैं बच्चे। कॉम्पोजिट स्कूल बसवार से विद्या देवी जी सीएस लातिया से जुड़ी हुई है। यूपीएस तारी से अनीता देवी जी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है आप सबसे बातें करके। चलिए, तो उसके बाद देखो बेटा, व्यक्ति स्वच्छता, है ना, आप सबको पता है व्यक्ति स्वच्छता, जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, एवं जो है हमें जो है रोगों से बचाव करती है। अब देखो, खांसी आने पर या जुकाम अगर आपको है या फिर आप छींक रहे हो, तो क्या करना चाहिए बच्चों? आपको मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। क्यों रुमाल रखना चाहिए? क्योंकि कई ऐसे बीमारियां होती है जो अगर हमें है तो हमारे आसपास के लोगों में भी वायु द्वारा क्या हो जाती है? फैल सकती है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपनी व्यक्ति स्वच्छता का ध्यान हमें रखना चाहिए। और देखो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, टीकाकरण, है ना। टीकाकरण क्या होता है? वैक्सीनेशन कहते हैं हम उसको। तो वैक्सीनेशन सही प्रकार से करवाना चाहिए। तो टीकाकरण क्या है बच्चों? टीकाकरण जो है रोगों से बचाव की एक विधि होती है, जिससे कि जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर की जो रक्त प्रतिरक्षी जो होते हैं वो उत्पन्न करता है, ठीक है। तो कई रोग ऐसे होते हैं जिनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? टीकाकरण। तो बहुत ही बचपन से ही, छोटे बच्चों से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? वैक्सीन लगवाते हैं। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो सभी क्या करते हैं? आपकी मम्मी या फिर आपकी जो बुआ जी है या मामी जी है, जो भी है, उनके बच्चे हैं, उनको
टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे ना, तो बेटा जन्म के समय 6 सप्ताह के जब बच्चे हो जाते हैं, 10 सप्ताह के, 14 सप्ताह में, इस तरह करते करते एक एक जो आपका जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक एक समय पर कई कई जो है वैक्सीनेशंस जो होते हैं, बहुत बहुत घातक बीमारियों से उनका बचाव करती है। ठीक है, जैसे कि बीसीजी है, ओपीवी है, पेंटावेलेंट है, मीजल्स का टीकाकरण है, डीपीटी बूस्टर है, टीटी है, ये सभी लगवाने बहुत बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो टीकाकरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप अपने मम्मी पापा सबसे पूछ के देखिए कि उनका टीकाकरण जो है सही प्रकार से किया है या नहीं किया है। अब बच्चों देखो, बहुत बढ़िया चित्र जो है यूपीएस डोमेला से भेजा हुआ है, सूक्ष्म जीव के चित्र भेजे हुए हैं बच्चों ने, यूपीएस भोरकला से बच्चों ने चित्र भेजे हैं। आयुष यादव बेटा बहुत बढ़िया। ठीक है, मच्छर के काटने, देखो आंसर्स भी आप सब ना बहुत अच्छे देते हो बेटा। बच्चों का सही समय पर टीका करवाना चाहिए, यूपीएस भोरकला से कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस उम्र में जो टीका उनको देना है वो टीका उनको लगवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन से जो है ना बहुत सारी बीमारियों को हम बहुत सारी बीमारियों से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बच्चे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी? देखो बच्चे, एक बहुत ही घातक बीमारी है उसके बारे में बात करते हैं, एड्स के बारे में। कितने बच्चों ने एड्स के बारे में सुना है? कोई बताएगा मुझे कि एड्स क्या होता है, ये कैसी बीमारी है, कौन सी बीमारी है? जी हाँ, तो अभी हम चर्चा करेंगे एड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए, यूपीएस भाव से भी जो है बच्चे बड़े ध्यान से बैठ के क्लास को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। के यूपीएस अम्मिनी से कहा है, यस मैम। तो कोई मुझे बता सकता है कि एड्स क्या है? एड्स बीमारी जो होती है वो कैसी बीमारी होती है और उसमें क्या होता है, बताइए। चलिए हम देखते हैं। तो ये रोग जो होता है, एड्स जो होता है, ये रोग एचआईवी विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एचआईवी विषाणु के द्वारा। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा। वायरस यानी क्या है बेटा? विषाणु है ना? तो ये रोग जो है वो विषाणु के द्वारा होता है और उस विषाणु का नाम है एचआईवी। भूलना नहीं, एचआईवी। ठीक है, चलिए अब देखो, एड्स का पूरा नाम, पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है बच्चों? ए एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी एंड एस फॉर सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जो ये रोग होता है, एड्स रोग जो होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का जो होता है ना, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अब क्या है बच्चों ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? जी, कोई बताएगा? कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर के बच्चे बताएंगे मुझे कि ये जो है प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है हमारे शरीर का? देखो बच्चों, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो क्या होता है? वो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को हम कहते हैं, है ना? जी हाँ, जी हाँ, यूपीएस डोमेला से कहा है। आ, यस, यूपीएस भोरकला, सब ने बहुत बढ़िया आंसर किया है। तो रोगों से लड़ने की जो शरीर की जो क्षमता होती है उसी को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉम्पोजिट विद्यालय से कहा है, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे शरीर को, रोगों से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है एड्स में? एड्स में जो होता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो खराब हो जाता है, यानी कि प्रॉपरली हमारा बॉडी फंक्शन नहीं करता। अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक रेड रिबन दिखाई पड़ रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है? ये किसका संकेत है? रेड रिबन जो है ये एड्स का संकेत है। ठीक है, एड्स के संकेत, यानी कि एड्स को कैसे दर्शाया जाता है? इस तरह से रेड रिबन से दर्शाया जाता है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एड्स कैसे होता है, कैसे फैलता है? देखो, एड्स जो है संक्रमित मां से शिशु को, यानी कि एक मां को अगर एड्स है, वो अगर गर्भवती है, तो उनसे उस बच्चे को, उस भ्रूण में वो एड्स जो है वो फैल सकता है। ठीक है। और कैसे, और कैसे फैलता है बेटो? संक्रमित सुई से, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, उसी सुई से उसको सुई लगाई, उसी सुई से अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया, चलो उसको भी एड्स हो गया। अंग प्रत्यारोपण में, ठीक है, ये अंग प्रत्यारोपण क्या होता है बच्चों? अंग प्रत्यारोपण यानी कि जैसे हम सुनते हैं ना, कई लोगों के किडनी खराब हो जाते हैं या लिवर खराब हो जाती है, तो दूसरे लोगों की किडनी या दूसरे लोगों के जो है क्या डालते हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल, लिवर वगैरह ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपण करते हैं। तो अगर जिस व्यक्ति को एड्स है उसमें से अगर किसी अंग को अन्य व्यक्ति पर लगा दिया हमने, तो क्या होगा? उनको भी एड्स हो जाएगा, है ना। चलिए, और क्या है, एड्स के लक्षण क्या क्या हैं बच्चों, देखते हैं एड्स के लक्षण। एड्स रोगी में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से? भूख ना लगना, वजन की कमी होना, ज्वर होना, त्वचा में जो है बहुत सारे दरदरे ऐसे होना, थकावट होना, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी कि जिस व्यक्ति को एड्स होता है ना बच्चों, उस व्यक्ति को बहुत सारे रोग जो है आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनकी शरीर की क्या होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो खराब होती है। अब इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उनको निमोनिया आता रहता है। निमोनिया आपको पता है ना, बुरी तरह से छाती वगैरह में जो है बलगम जम जाना, निमोनिया, है ना, बुखार आना, और त्वचा में कैंसर भी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी लक्षण जो है किसके हैं? एड्स के लक्षण है। तो भूख ना लगना, वजन की कमी, ज्वर, त्वचा में, ये हमेशा होते रहते हैं इन व्यक्तियों को। देखो बच्चों, ये जो लक्षण है ना, ये कई और बीमारियों के भी लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, अब जिनको ये सब लक्षण है, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई एड्स है इसी कारण ये सब बीमार, ये सब जो है क्या है, ये सब लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो और भी जो है बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही लक्षण जो होते हैं एड्स के रोगियों में होता है। अब बच्चों, हमारे मन में एक बात आती है, एड्स जो है कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता है ना? आपको जानकारी है इस चीज की? आप बच्चों को जानकारी है बेटा कि एड्स जो है कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता है? चलिए हम पहले देखते हैं कि एड्स कैसे नहीं फैलता है। ठीक है, चलिए। तो एड्स जो है संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उपयोग करने से नहीं फैलता है। जैसे कि आपने, उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति को एड्स है, उसने टेलीफोन का उपयोग किया, टाइपराइटर का उपयोग किया, किताबों का उपयोग किया, कलम का उपयोग किया, तो और उसने, आपने भी उस व्यक्ति से वो सब लेकर आपने उसका उपयोग कर लिया, तो ये मत सोचना कि उस व्यक्ति को एड्स है तो और हमें भी एड्स फैल जाएगा। ऐसे एड्स नहीं फैलता है। और हाथ मिलाना, छूना, साथ साथ बैठना, आसपास खड़े होना, एक दूसरे के कपड़ों को पहनना, इनसे भी क्या नहीं होता है बच्चे? इनसे भी एड्स जो है नहीं फैलता है। शुभम पांगल जी यूपीएस दस्तोई से, कॉम्पोजिट विद्यालय, ब्लड डोनेशन से कहा है उन्होंने। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो इससे भी जो है एड्स जो है नहीं फैलता है। अब एक ही कार्यालय में काम कर रहे हैं, या एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, है ना, जी हाँ, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपर ने कहा लेन देन करने से, छूने से नहीं फैलता है। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, बहुत सालों पहले जो है बहुत लोगों में बहुत ज्यादा जो है गलत अवधारणाएं थी कि जो है हम साथ साथ बैठेंगे, जिस व्यक्ति को एड्स है उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ बैठ के खाना खाएंगे, या उसके साथ उठेंगे बैठेंगे एक साथ वर्क करेंगे, तो ऐसे एड्स फैल जाता है। ऐसे बहुत गलत गलत अवधारणाएं थी। लेकिन ये अवधारणाएं क्या है बच्चों? ये गलत है। ठीक है, और देखो, और साथ साथ खाने पीने तथा प्लेट, गिलास तथा अन्य बर्तनों को मिलाकर प्रयोग करने, यानी कि आप एक साथ बैठ के खा सकते हैं, एक ही बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं, इनसे भी क्या नहीं फैलता है? एड्स जो है वो नहीं फैलता है। ओके। अब छींक रहे हैं, खांस रहे हैं,
देखो, छींकने खांसने वगैरह से लोगों में बीमारियां फैलती है, लेकिन एड्स जैसी बीमारी जो है वो नहीं फैलती है, ठीक है। खांसने छींकने वगैरह हवा से आप सोचोगे कि उसने जो छींकी है या फिर उस खांसी है, वो जो हवा है वो अगर हमारे अंदर आ गई तो वो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे अंदर आ जाएंगे, वो वायरस आ जाएगा और हमें भी वो बीमारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, तो ये जो है ये गलत है, ठीक है। अब देखो, कई बीमारियां ऐसी होती है, हमें पता है, कीट पतंगे जैसे मच्छर के काटने से, जू खटमल वगैरह के काटने से फैल सकती है, लेकिन एड्स ऐसे भी नहीं फैलता। कैसे नहीं फैलता? कीट पतंगों के काटने से, मच्छर मक्खी जू वगैरह वगैरह जो होते हैं, इनको एक एड्स वाले व्यक्ति को काट लिया और हमें काट लिया तो ये नहीं फैलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब एड्स से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। एड्स से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, देखें। चलिए, अब देखो, जब हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं ना बच्चे, हम्म, यस, जब हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी सुई और सिरिंज का वो लोग प्रयोग कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, नई सुई और सिरिंज होना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान हमेशा रखिएगा, क्योंकि इंजेक्शन लगने में विसंक्रमित, साफ, नई सुई एवं सिरिंज का प्रयोग ही करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को लगा दिया, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को लगा दिया, तीसरे व्यक्ति को लगा दिया, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी आप सुई वगैरह लगाने जाते हो, वैक्सीनेशन करने जाते हो, ये हमेशा ध्यान रखिए कि उन्होंने जिस सिरिंज का या जिस सुई का उपयोग किया है वो नया हो, फ्रेश हो, ठीक है। और रक्त आधान से पूर्व रक्त की जांच भली भांति अनिवार्य रूप से करा लेनी चाहिए। देखो, जैसे कई कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं या हमें हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है, अस्पताल में जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, खून जो होता है ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है ना। तो क्या होता है, तो हमें अच्छी तरह से भली भांति से हमें ये पता करना चाहिए कि जो ब्लड हमारे शरीर में चढ़ाया जा रहा है वो हमारे ब्लड ग्रुप का ही हो, और साथ साथ में वो कैसा हो, बिल्कुल ही कैसा हो, रोग विमुक्त हो, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार के रोगों के सूक्ष्म जीव ना हो। ये भली भांति से हमें जानना बहुत जरूरी है। और बेटा, नशीली दवाइयों के इंजेक्शंस, कई लोग क्या करते हैं, नशीली दवाइयों का बहुत प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये पहली बात तो ये है कि ऐसी दवाइयों की तरफ या फिर ऐसे जो चीजें होती हैं उनकी तरफ हमने जाना ही नहीं है, देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है उनके बारे में, ठीक है। और ऐसी नशीली दवाइयों का इंजेक्शन वगैरह जो लेते हैं वो क्या करते हैं, एक लेता है, फिर वो दूसरे को देते हैं, दूसरे लोग लेते हैं, तो क्या होता है, इससे बीमारियां, एड्स जैसी बीमारियां बहुत ही जल्दी फैलती हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों, जैसे रेजर ब्लेड वगैरह का जो उपयोग करते हैं ना, एक बार किसी एक व्यक्ति ने यूज कर लिया, उसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, उसको फेंक दीजिए, उसको डिस्पोज कर दीजिए, उसका उपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखने से आपको पता लग गया कि एड्स कैसे फैलता है, एड्स किन किन कारणों से होता है, एड्स कैसे नहीं फैलते हैं। ये सभी बातें मेरे बच्चों को समझ में आई आज? यस। जी हाँ जी, बहुत अच्छे यूपीएस, देखो बहुत सारे जवाब आए हैं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स दिए हैं बच्चों ने, ठीक है। सो कॉम्पोजिट विद्यालय सीएस कानपुर से, सेवापुरी से, कॉम्पोजिट कुट्टूपुर से, यूपीएस भोरकला से कहा है संक्रमित सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो आप सभी बच्चों को इनकी जानकारी, हर जो बीमारियां होती है उनकी जानकारी का होना बहुत बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आई होप सभी को आज का सेशन जो है क्लियर हो गया है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो अगर डाउट नहीं है तो ठीक है। यस, ये सुरक्षित संबंध करना चाहिए, सुरक्षित, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित यौन संबंध का भी करने से एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।